कुछ मिलिटेंट्स रात को आए, 2-4 बंदे थे जिनके पास काफ़ी आर्म्स हथियार थे, लेकिन वो उनके चेहरे ढके नकाबपोश थे। उन्होंने कोशिश की कि मेरे चचेरे भाई को अपने साथ ले जाना चाहते थे, एक हिसाब का किडनैप करना चाहते थे। तो उनके फैमिली ने थोड़ा सा रेजिमेंट दिखाई और उन्होंने सीधे मुझ पे गोली चलाई। आप पे गोली बरसाई? सीधे। कितनी गोली आई आपको? मुझे पिस्टल फायर जस्ट 1 या 2 मीटर का फासला था, मुझ पे गोली चलाई गई, तो मैं वहाँ पे ही गिर गया और खून बहने लगा। जब आपको पता चला कि आपकी दोनों टांगे खोने वाले हैं, कैसा महसूस किया आपने? बहुत मैं परेशान था उस टाइम। तो ये नहीं उन्होंने बोला कि आपकी एम्पुटेशन हो जाएगी, उन्होंने बोला सिर्फ कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये चल नहीं पाएगा। क्या सोचा था उस अटैक से एक दिन पहले? उससे पहले मैं सोचता था कि मैं जज बन जाऊंगा, मैं LLB करूंगा, LLM करूंगा, फिर मैं जज बन जाऊंगा। मुझे बहुत शौक था, बहुत साल तक चला। 2024 तक मेरी टांगे थी। मैं हाँ बिल्कुल, मैं व्हीलचेयर पे था, लेकिन जब मैं गिरा था मेरी दोनों जो हिप जॉइंट थे वो डिसलोकेट हुए थे। कब पता चला आपको कि आपकी टांगों में जान नहीं? लगभग उसके बाद मेरा CT स्कैन हुआ और CT स्कैन का रिपोर्ट 2 दिन के बाद आया। मैं टूट चुका था, मर चुका था। मेरी उम्मीदें मर चुकी थी। जब मैं बेड पे था और अपने जख्म देखता था, अपनी हालत देखती, मैं बहुत दुखी रहता था। अच्छा जावेद साहब, आज आप कितने बच्चों को तालीम दे रहे हैं यहाँ पर? लगभग हमने 6000 बच्चों के साथ इंटरवेंशन किया। पहले बोलते थे ये क्या लंगड़ा स्कूल है, अंधा स्कूल है। लोग हमें बोलते थे कि ये शायद पैसे जमा करने की एक कोशिश है। जावेद साहब को अच्छा ख्याल है। मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझा है कि आपको ट्रस्ट चलाना बहुत अच्छा आता है। मैंने श्रीनगर में एक दुकान से 10-10 रुपए जमा किए। वक्त सब कुछ बदल देता है और वक्त किसी का मोहताज भी नहीं रहता। कई सारी चीजें छीन लेता है, कई खुशियां दे देता है। आज ट्रस्ट टॉक के इस शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद खान, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर। और आज की हमारी जो शख्सियत है, जब आप इनकी कहानी सुनेंगे और इनके कारनामे सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे कि शायद आपकी आंखें धोखा खा रही, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच है जो आप इस वक्त द टाइपराइटर पर देख रहे हो। मेरे साथ मौजूद हैं जावेद टॉक साहब। हमेशा आपने इनको देखा होगा कहीं जगह प्रोटेस्ट करते हुए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इवेंट पर, कहीं जगह पर आपने इसे देखा होगा। मगर इनकी जो स्टोरी है द टाइपराइटर पर पहली बार आ रही, और जो इनकी स्टोरी है आप यकीनन तौर पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। जावेद टॉक साहब बिल्कुल सही थे और तंदुरुस्त थे। स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन किया। कॉलेज जाते थे, 22 साल की उम्र थी इनकी, जब इन पे एक ऐसा अटैक हुआ जिसमें इन्होंने अपनी टांगें खो दी। और यहीं तक नहीं, सबने कहा कि शायद जावेद साहब इस दुनिया में अब जिंदा नहीं रहेंगे। सबने कहा कि शायद अब आने वाले वक्त में इनकी आखिरी रसूमात की तैयारी करनी होगी, मगर जिसे रब रखे उसे कौन चखे। और उस वक्त जब तमाम लोगों ने अपनी उम्मीदें खो चुकी थे और उम्मीदें हार गए थे, तब अल्लाह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं जिंदा रखना चाहूं किसी को तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और उसके बाद जो जावेद साहब ने नई जिंदगी पाई, तो उस नई जिंदगी में इन्होंने वो करके दिखाया शायद ही वो कोई सही इंसान, तंदुरुस्त इंसान कर सके। जावेद साहब के पास आज इतने मेडल्स, आज इतने अवार्ड्स हैं, मैं गिनते गिनते थक गया। जावेद टॉक साहब की स्टोरी क्या है वो आज सुनेंगे इनकी जुबानी। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तवील अरसे से मैं इंतजार कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो। हालांकि मेरा नाम भी जावेद, आपका नाम भी जावेद, तो जावेद जावेद हमेशा नाम का मतलब ये है जिंदा रहने वाला। बिल्कुल। तो उस नाम ने आपको एक शक्ल भी दी है, सही, और एक तोहफा भी दिया है। सही। तो जिस तरीके से आपके आज के वक्त की बात करें तो आपकी जो डिसेबिलिटी ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ पर इक्वलिटी लेते हैं, कई सारे बच्चे यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं। और आपने जो नाम कमाया है उसकी आपको मुबारकबाद हो। 300 से ज़्यादा बच्चों को आप तालीम यहाँ पर देते हैं, मुख्तलिफ आर्ट सिखाते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं उनके अंदर, ये भी बहुत फ़ख्र की बात है। अब नाम तो जावेद टॉक है, तो इसके पीछे कहानी क्या है और जावेद साहब ने किस तरीके से इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया,
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं। शुक्रिया जावेद भाई, आप बड़े लंबे सफ़र के बाद मेरे पास पहुंच गए। मैं 22 साल की एज का था जब मैं डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग में ज़ेर तालीम था, मैं स्टूडेंट था वहाँ, बीएससी परस्यू कर रहा था। तो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी थी कश्मीर में और लोगों को तंबे किया जाता था कि पॉलिटिकल एफिलिएशन ना रखें। तो इसी दौरान मैं मेरे अपने चाचा के घर में था जो किसी परेशानी में मुब्तला थे, वो बीमार थे, उनको दिल्ली जाना पड़ा और मुझे घर में उनके रहना पड़ा अपनी चाची का देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई देनी होती थी या कुछ ऐसा केयर करना होता था। तो मैं उसी सिलसिले में वहाँ पे था। मेरी जो चचेरे भाई थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एफिलिएट थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे। तो कुछ मिलिटेंट्स रात को आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उनके वो चूँकि फ्रूट बिज़नेस उनका था, उनके घर में एक अकाउंटेंट था जिसको पता नहीं था, उसने यकसर से दरवाज़ा खोला और मिलिटेंट्स अंदर आ चुके थे। उन्होंने मेरे चचेरे भाई को अपने रूम से बाहर निकाला। इस शोर के दौरान मैं भी जाग गया। मैं जब बाहर आया तो मैंने मंजर कुछ खतरनाक देखा। 2-4 बंदे थे जिनके पास काफ़ी आर्म्स हथियार थे, लेकिन वो उनके चेहरे ढके हुए थे, नकाबपोश थे। तो उन्होंने वो मतलब बिल्कुल परेशान हो गए कि ये बंदा कहाँ से आया। मैं जवान लड़का था, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आप भी यहाँ पे बैठो चुप करके। तो उन्होंने कोशिश की कि मेरे चचेरे भाई को अपने साथ ले जाना चाहते थे, एक हिसाब का किडनैप करना चाहते थे। तो उनके फैमिली ने थोड़ा सा रेज़्यूमे दिखाई और उन्होंने सीधे मुझ पे गोली चलाई। आप पे गोलियां बरसाई? सीधे। कितनी गोलियां आई आपको? मुझे पिस्टल फायर जस्ट 1 या 2 मीटर का फासला था, मुझ पे गोली चलाई गई। तो मैं वहाँ पे ही गिर गया और खून बहने लगा। बहुत मुश्किल से कुछ पड़ोसी आए, क्योंकि उस मिलिटेंसी में हर कोई डरता था। तो उन्होंने मुझे जल्दी से गाड़ी में बिठाया। तो मैं लोकल हॉस्पिटल में जब पहुंचा तो यहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि ये खतरनाक इंजरी है। उन्होंने मुझे थोड़ा सा कुछ फर्स्ट एड दिया और सीधे एम्बुलेंस में एसएमएचएस जाने को बोला। तो कुछ 2-4 रिश्तेदार मेरे साथ आए जिन्होंने मुझे वहाँ पे खून दिया, मेरे लिए खून डोनेट किया और मुझे वही उसी टाइम सर्जरी की गई। और मुझे 2 दिन के बाद थोड़ा सा याद है कि जब मेरी पहली सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने बताया कि एक किडनी ख़त्म हो गई, राइट किडनी। उसका जो स्प्लीन है वो भी हमें निकालना पड़ा, क्योंकि गोली ने बहुत नुकसान किया था। तो अब हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। अंतड़ियों का एक हिस्सा भी हमने निकाला था, लिवर टीयर भी हुआ था। और उन्होंने बोला कि जस्ट 1-2 महीने का मेहमान है, हमें नहीं लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा, तो आप इसको हॉस्पिटल में ही रखो 2-3 महीने के लिए। फिर अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा। आप पर जब गोली लगी तो दिमाग में क्या चल रहा था? हालात कैसे थे? उस वक्त तो जब मैंने ये हथियार देखे तो मुझे अंदर से बहुत ना परेशानी लग रही थी। मेरा दिल, वरना मैं मतलब कभी भी कांप नहीं रहा था, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि कुछ परेशानी है। मेरी बाजू पे गड़ी थी, मैं उसके साथ ही खेल रहा था, लेकिन पीछे पे था। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ खराब हाल होने वाला है। मैंने उनको बोला कि अगर आपको पैसे चाहिए, ये पैसे भी मिलिटेंट्स को आपने हाँ, तो अगर आप पैसे चाहिए तो आप ये हथियार। तो जो मेरा वो चचेरा भाई था वो बहुत दिलेर था, उसने बोला कि ये क्या मुझे मारेंगे? फिर आप बोल रहे हैं इनको पैसा देगा, अगर उनको ज़रूरत है हम दे देंगे। लेकिन ये जिस तरीके से मेरे उसके कनपटी पे पिस्टल रखा था, तो उस टाइम मुझे मतलब बहुत हैरेसमेंट हुई। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ खराब कब की बात है? ये 1997 21 मार्च की बात है। 21 और 22 दरमियानी रात थी वो, लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। 12:30 बजे तक। तो कब पता चला आपको कि आपकी टांगों में जान नहीं है? लगभग उसके बाद मेरा सीटी स्कैन हुआ और सीटी स्कैन का रिपोर्ट 2 दिन के बाद आया। तो लगभग 8-10 दिन के बाद हॉस्पिटल में मुझे पता चला कि टांगे सुन्न है। तो जब डॉक्टर ने आपस में वहाँ पे बात की तो उन्होंने जब बोला कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, और
थोड़ा सीरियस टाइप इंजरी है, तो 40% लगभग डैमेज है स्पाइनल कॉर्ड, तो हमें नहीं लगता है कि ये अब उठ पाएगा। ये वो मेरे सामने बोल रहे थे। जब आपको पता चला कि आपकी दोनों टांगे खोने वाले हैं, कैसा महसूस किया आपने? बहुत मैं परेशान था उस टाइम। तो ये नहीं उन्होंने बोला कि आपकी एम्पुटेशन हो जाएगी, उन्होंने बोला सिर्फ कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ये चल नहीं पाएगा। और उन टांगों के साथ साथ में फिर बहुत साल तक चला। 2024 तक मेरी टांगे थी। मैं अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं व्हीलचेयर पे था। लेकिन जब मैं गिरा था, मेरी दोनों जो हिप जॉइंट थे वो डिसलोकेट हुए थे। वहाँ पे जख्म बनते थे। अगर मैं ज़्यादा कभी व्हीलचेयर पे रहता था, 2-4 दिन चलता है, फिर उन जख्मों को मैनेज करना पड़ता था। मेरी टांगों पे लगभग 14 जख्म थे। फिर वो हील हो गए, क्योंकि एक ही जगह जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, टांगों में जान चली जाती है, तो इसमें से फिर इंसान बेहोश रहता है। और जब ज़्यादा सोता है, बेड पे रहता है, तो फिर उस वक्त रिहैबिलिटेशन नहीं थी, पता नहीं था कि कहाँ पे कैसे इसको रिहैबिलिटेट करना है। डॉक्टर्स ने भी मुझे उतना नहीं समझा। उन्होंने बोला कि लाइलाज कर दिया था। हाँ, उन्होंने बोला कि हाँ, हमने जो काम करना था, अब ये नहीं उठ पाएगा। जैसे सब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब आपको डॉक्टर ने ये लिखा कि आप कोई टेबल पे काम कर सकते हैं, आपको यकीन था कि आप इतने बड़े अवार्ड्स पकड़ेंगे, इतने बड़ी पर्सनैलिटीज से मिलेंगे? पहले तो मतलब मुझे यही लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब रहता है। और ये जो 20 साल के बाद की ये ज़िंदगी होती है शुरुआत में, ये बड़े ख्वाबों की दुनिया होती है। इसमें इंसान अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझता है। इसको वो लगता है कि अब मैंने पढ़ाई की, अब मैं वो करूँ, ख्वाहिशात बड़े होते हैं, तो इंसान उसी सिमत में जाता है। तो लगभग मैं टूट चुका था, मर चुका था मैं। मेरी उम्मीदें मर चुकी थी। जब मैं बेड पे था और अपने जख्म देखता था, अपनी हालत देखती, मैं बहुत दुखी रहता था। तो बाद में थोड़ा सा एक अल्लाह ताला का ही करम है कि मुझे में ख्यालात आने लगे कि अगर मैं किसी का पेड़ होता तो वो मुझे काट के फेंक देता। अगर मैं मान लीजिए कि किसी मालिक का कमरा होता, तो बड़ा नज़ाकत वाला कमरा होता, बड़ा खूबसूरत होता, उसको लगता कि आप मुझे नए सिरे से इसको तश्कील देना है, वो मुझे तोड़ के फेंक देता। क्योंकि मालिक वही अल्लाह है जिसने हमें बनाया है। अगर मैं किसी के आंगन की सब्जी होता, वो बाहर आता, काट कर देगची में पका लेता और खा जाता। यही ख्याल मुझे उस टाइम आने लगे। किस किस से मिले हैं आज तक आप? लगभग मैं हर मिनिस्टर से मिला हूँ, जो इंडियन पार्लियामेंट में रहे, कांग्रेस दौर में जो थे। मेरी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से भी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2 प्रेसिडेंट से भी हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम से मैंने यहाँ श्रीनगर में भी राजभवन में मुलाकात की है, उनसे बातचीत भी बहुत अरसे तक की है। और मतलब मणिशंकर अय्यर जो यूथ मिनिस्टर थे, उनके साथ में चाइना गया, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में डिसेबल पर्सन्स को भी वहाँ लाया गया। तो वहाँ पे मुझे मौका मिला वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बात करने में। तो उनको मैंने बताया कि जो आप ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम चलाते हैं, इससे एक और चीज़ होना चाहिए कि बॉर्डर पे कोई जंग नहीं होनी चाहिए। मैं भी विक्टिम हूँ गोलियों का। अगर आप इंडिया के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, तो बेस्ट है कि आप अमन और पीस का रिश्ता रखें। अच्छा, अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में कितनी चेंज देखते हैं आप पहले के मुताबिक आज? कश्मीर में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले गन्स अवेलेबल थे, वेपन्स अवेलेबल थे। मतलब पढ़ाई का रुझान बहुत कम था। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे बच्चे बड़े-बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पे फाइज़ हो रहे हैं, जुडिशियल एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। तो उस लेवल से अगर मैं वो 1997 की का देखता हूँ और आज का माहौल देखता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि ये नया कश्मीर है, ये टोटल चेंज हुआ है। कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं अक्सरियत पसंद से? अक्सरियत पसंद जो भी होते हैं, मतलब नफरत पहले से ही यहाँ पे बोई गई थी। वो तो हमें पता है कि यहाँ पे एक साजिश के तहत ये नफरत लगाई गई, वरना यहाँ नफरत नहीं थी। कश्मीरी कौम जो है, कश्मीरी, आप आज यहाँ आप इतनी दूर से आए हैं, आप यहाँ बाहर जाएंगे, गांव में आप हैं, आप किसी को भी बोलेंगे
मुझे कुछ ज़रूरत है, आपको कोई शक नहीं करेगा। हमारी वो मेंटालिटी नहीं थी कि हमारे घर में अगर किसी या कुत्ता मर जाता था सड़क पे, किसी कौवे को चोट आती थी, हमारा दिल दुखता था। मुझे भी अभी भी इस वक्त भी याद है, अगर कोई मतलब गिर जाता था, 4 लोग दौड़ के आते थे उसको उठाने के लिए। यहाँ कंसेप्ट ही नहीं था कि हमें किसी को मारना है। और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादातर लोग हम देखते हैं कि कुरान के मतलब बोलते हैं कि शायद एक ही कंपोनेंट निकाला है कि जहाद जहाद। जिहाद तो पहले अपने नफ्स से है। ना तो किसी को पता ही नहीं है कि वो जहाद क्या है। अगर कुरान में ये लिखा होता कि हमें किसी को मारना है, शायद मैं कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। अगर कुरान में ये लिखा होता कि आपको किसी को लूटना है, किसी को किसी की जिंदगी खत्म करनी होती, शायद इतने सारे लोग मुसलमान नहीं होते। कुरान या किसी कोई भी रिलीजियस बुक आप देखिए, आप गीता देखिए, आप बाइबल देखिए, आप सिखों का ग्रंथ साहब देखिए, किसी जगह ये नहीं लिखा है कि आपको किसी को मारना है, किसी को खत्म करना है। इसीलिए ये जो धरती थी, यहाँ पे ऋषि मुनियों ने इबादत की थी, यहाँ पे पीरों ने यहाँ अपनी जिंदगी पे। अच्छा, जिस मिलिटेंट ने आप पर गोलियां चलाई थी, आपको उसका नाम पता चला? मैं क्या बताऊं आपको, जब मेरा नाम एक्स ग्रेशिया रिलीफ में लाया गया कि मुझे पता चला कि मुझे एक चिट्ठी घर आई कि आपको 75,000 एक्स ग्रेशिया मिला है, तो उसी लिस्ट में मैंने देखा कि जिस बंदे ने मुझ पर गोली चलाई है उसको भी 10,000 एक्स ग्रेशिया मिले हैं। अच्छा। और जब मैंने, क्योंकि एक अचानक मैं घर में जब बैठता था, मैं सिर्फ रेडियो टीवी, हाँ, ये मेरा काम था पहले क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं अकेले था। पहले जो 1-2 साल मैं अस्पताल में रहा, घर में रहा, तो बहुत सारे रिश्तेदार आते थे, दोस्त आते थे खबरगिरी करने के लिए। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कि मैं और मेरी माँ और हमारा अयाल जो था, मेरी 2 बहनें, बड़ी बहन की शादी हुई थी, अब एक बहन, एक भाई, एक मैं, और मेरे अंकल, दूसरा अंकल था हमारे घर में, हम एक ही मकान में रहते थे। सिर्फ वो आता था मेरी नर्सिंग केयर करने के लिए, ड्रेसिंग करने के लिए। बाकी मतलब कोई रिश्तेदार ज़्यादा नहीं आता था, कोई दोस्त ज़्यादा नहीं आते थे। तो सिर्फ मैं रेडियो टीवी पे खबर देखता था। मुझे एक दिन मैंने सुना कि किसी मिलिटेंट को पकड़ा गया है जिसने किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उसको बोला है कि मुझे 10,000 रुपया दो। उस बंदे ने बोला मेरे पास 10,000 नहीं है, मैं कल दूंगा। तो फिर उन्हें डील आपस में की कि कल सुबह में हम यहीं पे पहुंचेंगे, जो आप, उन्होंने एक 10 रुपए का नोट फाड़ा है, एक उसको पास दिया है, एक अपने साथ लिया, कोड था। हम ये जो फटा नोट आपके पास बाकी वाला हिस्सा लाएगा, उसके हाथ में आप 10,000 रुपए देंगे। तो ये यहीं पे हुआ था, जैनापुरा शुपियान में ये केस हुआ था। और सुबह बोला गया कि उस मिलिटेंट को पकड़ा गया, वो बिजबिहारा का था। तो मैंने उस वक्त के डीआईजी को चिट्ठी लिखी, यही वो गैंग है जिन्होंने हमारे घर पे ये फायरिंग की, इन्होंने मुझे, और सही भी वही पाया गया कि वही लोग उसमें थे। कोई भी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं उस पर ज़रूर आफत आती है, जो ये गलत करता है, और जो बोता है वही काटता है। अच्छा जावेद साहब, आज आप कितने बच्चों को तालीम दे रहे हैं यहाँ पर? मैंने जब पहले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि डिसेबल बच्चे नहीं आ रहे थे। जिन बच्चों ने मेरे साथ 2-4 साल 5 साल पढ़ा, जिनको मैंने पढ़ाया, अब वो कॉलेज तक पहुंच गए थे, उनका एक ग्रुप बन गया। एक तो ऑर्गेनाइजेशन मैंने उन्हीं के सहारे बनाई, ये ह्यूमैनिटी वेलफेयर, इसकी रजिस्ट्रेशन भी की। तो उसके बाद हमने एक बिजबिहारा के तहसील में सेंसस किया, गाँव गए, 5-6 गाँव गए। हमने देखा कि डिसेबल बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी, रिजेक्शन थी, डिस्क्रिमिनेशन थी। बच्चों को जो वहाँ पे उनके गाय भैंस थी, उनके साथ ग्रसिब में बांधा गया था, क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुआ था। वो काफ़ी मतलब हार्श बिहेवियर के थे, उनको पता नहीं था। तो आपके साइकेट्रिक मेडिसिन भी है, साइकेट्रिस्ट एक डॉक्टर भी होता है। तो हमने पहले उस पर कोशिश की कि हम उनको डॉक्टर के पास लाएं। तो इसी दौरान जो बच्चों को हम पढ़ा पाते थे, लगभग ब्लाइंड बच्चियाँ 2 थी, उनको हमने पढ़ाया, जिन्होंने माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन की, एक रिसर्च जेएनयू में से कर रही है माशाल्लाह। तो बहुत सारे बच्चे जो सुन बोल नहीं पाते हैं, उन्होंने 10th 12th पास किया, वो कॉलेज में। तो लगभग हमने 6,000 बच्चों के साथ इंटरवेंशन किया, 6,000 बच्चों से आज तक इंटरवेंशन किया, जिसमें हमने एक तो बच्चों को पहले बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाई, उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स उनकी बनवाई, कुछ बच्चों को हमने स्पोर्ट्स में आगे खेलने के लिए मदद की, कुछ बच्चों को हमने यहाँ डायरेक्टली पढ़ाया,
पहले तो हम 30-40 बच्चे थे, फिर 100-200, फिर जब सोशल मीडिया के तहत लोगों को पता चला, इन बच्चों ने जब कामयाबी हासिल की, पहले बोलते थे ये क्या लंगड़ा स्कूल है, अंधा स्कूल है, लोग हमें बोलते थे कि ये शायद पैसे जमा करने की एक कोशिश है। जावेद साहब को अच्छा ख्याल आया, मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझा है कि आपको ट्रस्ट चलाना बहुत अच्छा आता है, आपको पैसे भी बहुत जमा होते होंगे, आपको ये चीज़ मैंने बोला कि ये बात आपको समझ नहीं आएगी, चूंकि ज़कात किसी के लिए हलाल नहीं बन सकता है। ज़कात एक चीज़ है जिनसे हमने इन बच्चों को, मुझे याद है जब 2002 से मैं व्हीलचेयर पे जाता था, जिस टाइम ये कॉन्सेप्ट मुझे मैं व्हीलचेयर पे जाता था और कोशिश करता था कि कहाँ ये बच्चे हैं, कहाँ हैं। और 2006 से मैंने सीधे यूनिवर्सिटी पढ़ाई ख़त्म की और सीधे मैं बाज़ार में आ गया। मैंने श्रीनगर में एक-एक दुकान से 10-10 रुपए जमा किए। जिस्मी तौर माजूर होकर भी जावेद टाक साहब ने ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की मदद की जो जिस्मी तौर माजूर थे, और आज एक कारवां बनाया है जिसमें वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, स्किल हासिल करते हैं, और आज वो कामयाब होते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा नहीं समझते। जावेद साहब, अंदरूनी दिल की बात है, क्या सोचते हैं आप सोते वक्त? मैं काफ़ी सेटिस्फाइड लाइफ गुजारता हूँ और मैं यही सोचता हूँ कि क्योंकि इंसान जब चोट खाता है तो तब हर्ट होता है, लेकिन जब फिर जो रॉब हमें बोलता है कि आप मेरे अयाल हो, मैं आप पे कभी गलत नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे इस पे पूरा 100% यकीन है कि रॉब जो भी हमारे लिए करता है वो ठीक ही करता है। बहुत अच्छी क्योंकि सोच। अगर मैं शायद ठीक होता, जज बनता भी, शायद मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की होती, शायद मैंने किसी का एक्यूरेट केस ठीक से डील नहीं किया होता, शायद किसी को मेरे से फांसी भी लग सजा जाती होता। या कोई और कुछ मतलब नुकसान पहुंचाया होता। लेकिन जब मैं आज सोता हूँ, मुझे याद आता है, लोग मुझे बोलते हैं कि इन बच्चों के माँ बाप मुझे बोलते हैं अगर आप नहीं होते तो शायद हमारे बच्चे भी नहीं होते। तो उसी चीज़ को, उस पॉजिटिविटी को अपने आप में मैं समाकर, मतलब मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है अच्छा जावेद ज़िंदगी में। साहब, जिनके पास टांगे हैं, जिस्म बड़ा ठीक है, सही है, सेहतयाब है, वो खुश नहीं है जिंदगी से, क्या सीख देना चाहेंगे उन्हें? बस वही है कि हर चीज़ का ज़कात है, आपके टाइम का भी ज़कात है, आपकी सेहत का भी ज़कात है। जिस तरह सेहत की ज़कात रोज़े है, जिसका टाइम का ज़कात ये है कि आप अपने माँ-बाप की खिदमत करो। आप अपने उस अपने से छोटे जो बंदे हैं, नीचे वाले बंदे हैं, उनको कुछ सही मदद नजर से करो। देखो। कोई है भी हैंड होल्डिंग करो। अपनी पड़ोस में देखो, बहुत सारे लोग होंगे जो तरसते होंगे कि छोटी मदद के लिए। अगर आपने तालीम सिंपल तालीम हासिल की है, अपने किसी पड़ोस में यतीम बच्चे को पढ़ाओ, आप देखो सेटिस्फेक्शन कितनी आ जाएगी। बहुत बड़ी बात। हाँ, अपने माँ-बाप की खिदमत करो, आप देखो सेटिस्फेक्शन कितनी आ जाएगी। मैं एक किस्मत वाला बच्चा था, जिस जिस दिन मुझे गोली आई, उसके बाद जो मैंने 25 साल अपने माँ-बाप के साथ गुज़ारे, वो हमेशा मेरे पास रहते थे, मैं उनके पास रहता था। अच्छा, टाक साहब, आपसे एक और सवाल रहेगा कि सुकून तो इसी में है कि बिल्कुल। किसी का भला हो जाए, ख्वाहिश क्या है आपकी अब? ख्वाहिश है कि माज़ूर अफ़राद की रहनुमाई हो। मतलब मैं कभी बहुत दुखी होता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब है, या महबूबा मुफ्ती जी थी, या गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, यहाँ बहुत सारे चीफ मिनिस्टर आए। क्या उनको कभी ये ज़हन में नहीं आता है कि हम मासूर अफ़राद की बहबूदी के लिए कुछ ऐसा काम करें, इनके लिए स्कूल खोले, इनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स दे दे, इनके लिए रिजर्वेशन प्रमोशन रखी जाए, इनके लिए जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं उनको वो 1200 रुपया ज़कात देते हैं। अगर वो ज़कात ही है, लेकिन क्या वो ज़कात इस लायक है कि किसी को कुछ भला हो सकता है? अगर मैं कोई बंदा बोलता है मैं रोटी खाना चाहता हूँ और मैं उसको 1 रुपया देता हूँ, जाओ रोटी खाओ, क्या वो रोटी खा सकता है नहीं, 1 रुपए में? नहीं। कम से कम 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, 7 रुपए देने पड़ेंगे, तब उसको रोटी मिलेगी। वही अमल होती है। मतलब मुझे बहुत दुःख होता है जब मैं देखता हूँ कि कितने
एक लीगेसी कैरी की है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जिनका आज रोल है। शेख अब्दुल्ला साहब ने एक ऐसा मतलब वो एक्ट यहाँ पे लाया, लैंड एक्ट, कि लोग जो बुरे हालत में थे उनको मालिकाना हुकूक मिल गए। क्या वो लेगेसी उमर अब्दुल्ला साहब नहीं कर सकते हैं कि सबसे निचले तबकों में नजर डालें कि क्या क्या डिसेबल लोगों को ए वाई राशन कार्ड सबको नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको तालीम और रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या इनको सोशल सिक्योरिटी, जिससे हम समाजी इंसाफ, कल समाजी इंसाफ का दिन था, और समाजी इंसाफ वही है कि अगर हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स है कि 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान, क्या वो डिसेबल लोगों के लिए नहीं होना चाहिए? अगर हम डिसेबल लोगों ने खुद कुछ ऐसा किया होता कि हमने कुछ ऐसा किया, हमारी डिसेबिलिटी होती, ये रब की तरफ से है। लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूँ कि डिसेबल इंसान इतना जूझ रहे हैं। हमारे पास 40 साल से ऊपर वाली औरतें हैं जिनके पास ना माँ बाप है, कोई अकेले वो रहते हैं। क्या हमारी सरकार को उन पे नजर नहीं है? मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मतलब गौर मेरी फिक्र ख्वाहिश होना है, चाहिए। अगर मुझे 1 दिन के लिए या 4 दिन के लिए सीएम बना जाए, मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि कम से कम कोई डिसेबल पर्सन दुनिया में परेशान नहीं बनना रहना चाहिए। चाहेंगे आप एक दिन के लिए हाँ सीएम? बिल्कुल, मैं उमर बनना अब्दुल्ला चाहूंगा। जी को बोलूं मैं? हाँ, उमर अब्दुल्ला जी को बोलिए, अगर उनको मजा इसमें आएगा तो वो मुझे 1 दिन के लिए, मैं 4 पॉलिसी बनाऊंगा। वो 4 पॉलिसी पूरे डिसेबल फ्रेंडली होगी और उन अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के लिए होंगे जिनके लिए असली गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट बड़े लोगों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो बड़े लोग जो होते हैं वो खुद अमीर होते हैं, वो खुद अपने दे घर कैन में, अफोर्ड एनीथिंग। नहीं, जो वो अपनी सरकार चलाते हैं अपने घर, मतलब अपने कारखाने होते हैं, मकान, उनको गवर्नमेंट के साथ वो कभी वोट नहीं डालते हैं। गरीब वोट भी डालता है, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन उसको लोग बोलते हैं, वो वही वोट बैंक होते हैं, वही चुनते हैं। लेकिन फिर अगर उनका भला नहीं होता, इंसानियत के दायरे के अंदर यही मुझे समझ आता है कि एक बार, मतलब इतना सारा बड़ा हमारे असेंबली है, 90 लोग बात कर रहे हैं, क्या 90 लोगों में से 4 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको चाहिए था वो डिसेबिलिटी के रिलेटेड एक सेशन में का बात करें कि नहीं, हमें इनके लिए पॉलिसी बनानी है? अगर हम टोटल लिटरेसी की बात करेंगे, अगर हम टोटल गुर्बत खटाने की बात करेंगे अपनी कौमों से, अपने, तो क्या तब तक टोटल लिटरेसी काउंट होगी जब तक हर कोई डिसेबल बच्चा नहीं पढ़ेगा? खैर इंशाल्लाह इस पर मैं भी गौर करूंगा और असेंबली लगने वाली है, बात करूंगा। जाय साहब एक और बात, पीठ पीछे क्या बातें सुनते थे आप लोगों की? हाँ, पीठ पीछे, मतलब मेरी माँ बहुत दुखी होती थी। वो बोलती थी जब मैं किसी जगह जाती हूँ तो मैं बहुत सारी बातें सुनती हूँ। बहुत सारी औरतें मुझे बोलते हैं, आपको बड़ा पैसा मिलता है, आपके ग्रांट्स आते हैं, आपको बैंक्स में पैसा होगा, आपको डॉलर्स आते हैं। मजाक उड़ाते थे आपके नहीं, वो यहीं से मजाक नहीं कभी? उड़ाते थे, मतलब वो सीरियसली वो बोलते थे कि आपके पास इतना पैसा है। फिर मैं अपनी माँ को बोलता था, अम्मी आप ये सोचो कि आपके बेटे को कोई गरीब नहीं बोलता है, आपके चशीने का सोना शिकस्त, मैं सबसे अमीर हूँ, इससे आपको बढ़कर आपको क्या चाहिए? हर कोई रिश्तेदार आपको बोलता है आपके पास बहुत बहुत सारे पैसे आते हैं, इसका मतलब है कि आपका तो यही मेरी डिसेबिलिटी में सबसे जो पॉजिटिविटी रही, मुझे कोई गरीब नहीं मानता है, मुझे कोई ये मतलब निचला नहीं मानता है। तो ये सबसे, ये रब का ही क्या इस क्या तरफ से मुझे अमीर इज्जत है। और पैसा होने से ऐब छुप जाते हैं किसी हद नहीं, तक? मतलब नहीं, किसी हद तक आज के समाज के आज के हिसाब से। समाज में तो हर कोई ऐप ऐसे से छुप जाता है, अच्छा। हर कोई ऐप। क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इलीगली वो ड्रग्स बेचते हैं, चरस बेचते हैं, पैसों से वो फ्री है, आज़ाद है, वो खुद कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो उनको पकड़ा जाएगा, उनको बंद किया जाए, तो क्या ये 4 दिन या 5 दिन में ख़त्म नहीं होगा? मुझे इस पे, ड्रग्स पे इसलिए बात करनी पड़ी। मैं सभी जितने भी जवान लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं, उनको एक दिन ज़ेबा पाना चाहिए। जिन बच्चों को मेंटल डिसेबिलिटी है, जिन बच्चों, उनके साथ बैठना चाहिए। वो बिल्कुल अपने पैसों से मेंटल डिसेबिलिटी खरीदते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। रोजा रखते हैं, रख रोजा पाते हैं? रखता, बिल्कुल, रोजा रख पाते हैं आप? हाँ, रोजा रख पाता एक हूँ। किडनी पे? एक किडनी में रोजा रखता हूँ। तो आज मैंने रोजे रखे, पूरे 10, मतलब आज 9वां जितने भी दिन है, दिन हुए। जितने दिन हुए। पहले जब मैं खराब हालत में था, मेरी दिन में बहुत सिक्रीशन निकलती थी, पानी की बहुत कमी रहती थी। खाना मैं नहीं खाता था, लेकिन मतलब भूख से मैं ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन पानी के बगैर नहीं। लेकिन जब से मैंने ये सर्जरी 2024 से की, तब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोबिलिटी भी बढ़ गई। मैं अपनी गाड़ी चला सकता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, गाड़ी मैं, चलाते हैं आप? हाँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। और मैंने रोजे भी रखे हैं। और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत
कुछ इंडिपेंडेंट हुआ। और पता नहीं कि 50% तो मेरी लाइफ कंज्यूम हो गई फिजिकली। चलो, अब अल्लाह कितने सेहत दिन बाकी है, मैं चाहता हूँ कि हर दिन मैं कोई अच्छा काम करूँ, ताकि रब ने इस दुनिया में भी इज्जत रखी, उस दुनिया में भी अपनी बिल्कुल इज्जत बिल्कुल। रखी। गाड़ी कैसे चला पाते हैं जावेद साहब? उसमें है, मैंने फुली ऑटोमेटिक गाड़ी ली है। हम्म उसमें एक लिवर लगा हम्म है, जो जो जिसे आगे करते हैं तो हम्म। ब्रेक होती है, अच्छा, पीछे करते हैं तो रिवर्स लगता है, रेस करते हैं। रेस करते हैं। हाँ, रेस खैर, करते हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। जिस तरीके से आपने वक्त दिया जावेद साहब के बारे में, मैं आखिर में आपको बताता चलूं कि कई सारे अवार्ड्स इन्होंने लिए हैं। जब इन्होंने ज़िंदगी का हौसला खोया, जब इन्होंने ज़िंदगी में कई कुछ खोया, जिसमें अपने जिस्म से माजूर हो गए, उसके बाद इनकी जो ज़िंदगी आई उसमें इन्होंने क्या कुछ अचीव किया, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कई सारे अवार्ड पकड़े हैं इन्होंने, बड़े बड़े मंच पर जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, और डिसेबिलिटी ह्यूमनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन जो है वो भी इन्होंने कायम किया है। ज़ेबा आपा के नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसमें कई सारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ख़ास बात ये कि आज तक कई सारे बच्चे इस इदारे से निकल कर बड़े बड़े ओहदों पर भी पहुंचे हैं। तो ये समझिए कि एक सीख है हमारे लिए कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती अगर आप कहीं ना कहीं हौसले नहीं हारते। जावेद ताक साहब ने हौसला रखा, ईमानदारी दिखाई, जज्बे पर कायम रखे रहे और कुछ करने का ठाना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपके पास हो तब आप कुछ कर सकें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, हौसला हो, तो कई सारी मंजिलें आप पा सकते हैं। इस व्हील चेयर पर जावेद साहब कई सारे बच्चों को तालीम देते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अवार्ड्स लेने जाते हैं, स्कूली इदारा खोला है और कई सारी चीज़ें और भी की हैं। जितना जाने उतना कम है, वक्त का तकाजा है। इंशाल्लाह आने वाले एक और एपिसोड में जावेद साहब से बात करेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।